सो CSS आपको जैसे पता है कि CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है, ठीक है। ये किस लिए यूज होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमारे पास, जैसे कि हमने अभी तक सीखा HTML के अंदर कि हम डेटा मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट वो स्ट्रक्चर अभी क्या होता था कि वो एक मैनर के अंदर नहीं आता था, वो फॉर्मेट के अंदर नहीं आता था। जब उसको हमें क्या करना है, किस तरह से प्रेजेंट करवाना है, यानी वो किस फॉर्म में आएगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी कलरिंग क्या होगी, कितने मार्जिन होंगी, क्या चीज़ें सेट करनी है, किस तरह से वो दिखाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS. So it defines how HTML elements are to be displayed. अभी तक हमने HTML एलिमेंट्स बनाना सीखे हैं, बट CSS की मदद से हम उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे कि वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे पेज के ऊपर। सो CSS का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, CSS3 हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंटेक्स जो CSS3 का है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सो सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर वो HTML एलिमेंट है जिसको आप स्टाइल देना चाह रहे हो। क्या देना चाह रहे हैं? जो आपको स्टाइल देना है, तो पर आपको ये भी तो बताना है ये स्टाइल किसको देना है। अब मैं बोलूँ भाई आप में से कल एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर आए, मास्क पहन कर आए, तो मैंने बताया कि आप में से कौन सा स्टूडेंट मास्क पहन कर आए, ठीक है ना। इसी तरीके से CSS के अंदर भी सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग होती है व्हाट इज द सिलेक्टर, कि सिलेक्टर डिफाइन करेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो वैल्यू है वो आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्टर ये हो गया। प्रॉपर्टी वो सिलेक्टेड एलिमेंट की CSS प्रॉपर्टी, लाइक उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आती है वैल्यू। वैल्यू ये डिफाइन करती है कि आप क्या वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप कलर की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो आप कलर की वैल्यू देंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू या RGB वैल्यू देंगे, तो ये डिफाइन करेगी उसकी वैल्यू। तो जब भी CSS3 डिफाइन करेंगे यानी CSS लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, तो आप तीन चीजें सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू फॉर अ सिलेक्टर आर सेपरेटेड विद अ कॉलन। जब आप प्रॉपर्टी और किसको वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लिखते हैं और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। दे आर इनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिलेक्टर लिखा हुआ है, सिलेक्टर के बाद आपके पास कर्ली ब्रेसेस आते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम और उसके बाद कॉलन, वैल्यू। ये कंप्लीट आपके पास सिंटेक्स है CSS3 का। इसके बाद यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशंस अवेलेबल टू स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर HTML आर एज फॉलो। यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स फॉर अ सेलेक्टर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सेमीकोलन। यानी आप एक ही क्या कर सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी असाइन कर सकते हैं, और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, हर प्रॉपर्टी को सेपरेट करना पड़ता है कॉलन के साथ, सेमीकोलन के साथ। यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल सिलेक्टर फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी। आप एक प्रॉपर्टी के लिए मल्टीपल सिलेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आपने कहा H1, H2, H3 तीनों पे एक जैसा स्टाइल करना है, तीनों का कलर रेड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पर आप उनके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, उनके लिए कॉमा यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमा यूज करना पड़ेगा। यू कैन स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीपल सिलेक्टर, here the comma separated selector are followed with multiple property values। तो ये वही बात है जैसे अभी मैंने आपको कॉमा से सेपरेट करेंगे वो बताया है। So now we have types of style sheets. There are three types of style sheet: inline, internal और embedded and external स्टाइल शीट। यानी इंटरनल को हम एम्बेडेड भी कहते हैं, कई जगह इंटरनल भी कहते हैं, और एक्सटर्नल आपके पास लास्ट होती है जो हम यूज करते हैं। एन इनलाइन स्टाइल शीट यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट। जो आपकी इनलाइन CSS होती है, स्टाइल शीट होती है, वो क्या करती है, वो आपके पास इनलाइन आपके पास एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है HTML के एलिमेंट्स के अंदर, उसको यूज करते हुए आप क्या प्रोवाइड करते हैं, CSS प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव इंटरनल स्टाइल शीट, जो कि हमारे पास कहाँ इंक्लूडेड होती है, स्टाइल के टैग के अंदर होती है, बट स्टाइल का टैग वो कहाँ डिफाइन किया जाता है, हेड के अंदर, ठीक है। और एक्सटर्नल फाइल क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो टाइप ऑफ स्टाइल शीट है जिसको हम एक सेपरेट CSS की फाइल में बनाते हैं और फिर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसको यूज करते हैं। अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि हम किस तरह से इनको सप्लाई कर सकते हैं।
तो इनलाइन सीएसएस अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने कोई भी टैग बनाया हुआ है उसके साथ आप स्टाइल का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना कि इसका सिंटेक्स क्या है, पहले हम सिलेक्टर बताते हैं, फिर प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर वैल्यू बताते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली सिलेक्टर पे ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या बन जाएगा, पी सिलेक्टर बन गया। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर फिर हम क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का नेम और वैल्यू। तो यानी अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि इनलाइन सीएसएस के अंदर सिलेक्टर का कैसे पता चलता है, तो भाई जिस भी एलिमेंट के अंदर वो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं दैट इज द सिलेक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिलेक्टर कहलाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ H1 और यहाँ हमने लिखा दिस इज CSS। अब इस फिलहाल हमने इतना ही काम लिखा है और हम इसको कर लेते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट। दिस इज CSS लिखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे और स्टाइल पे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अपना स्टाइल डिफाइन करेंगे कि हमने कहा इसका कलर चेंज करना है तो कलर इज द प्रॉपर्टी और इसके बाद वैल्यू हमने कर दी रेड। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो इसका आपके पास स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। ये कौन सा आपके पास स्टाइल की टाइप है, कौन से स्टाइल्स हैं, इनलाइन स्टाइल्स है। कौन से हैं, इनलाइन। पढ़ाया ये सर ने, मैं रिपीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लेस इनसाइड हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल का टैग ओपन करते हैं और स्टाइल के टैग के अंदर अपनी जितनी भी उस पेज के ऊपर सीएसएस लिखेंगे वो एप्लीकेबल होगी। अच्छा, स्टाइल वाली में मसला ये होता है कि जिस पेज पे आपने जैसे इनलाइन और ये जो आपकी इंटरनल वाली है ये उसी पेज पे एप्लीकेबल होती है। मसला अगर आपने CSS1 के नाम से कोई पेज बनाया और उसके अंदर सारी वो CSS दी है तो वो उसी पेज में इंक्लूड की है तो उसी पेज के लिए वो अवेलेबल होगी, ठीक है। यानी अगर आपने कहा कि भाई मैंने H1 पे रेड कलर कर दिया और आप बोलते हैं मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर आ जाए, होम के पेज पर भी रेड कलर हो जाए, अबाउट के पेज पर भी रेड कलर हो जाए, तो फिर आपको ये जो कोड आपने एक फाइल में लिखा है वही कोड आपको दूसरी फाइल में भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा स्टाइल शीट का। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले चीज आपको टाइप एट्रीब्यूट होता है स्टाइल एलिमेंट का, जिसके अंदर आप कंटेंट टाइप बताते हैं, दैट इज आपके पास क्या होती है, टेक्स्ट CSS styles can be reused in the same web page in which they are placed। तो आप स्टाइल जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए होते हैं इंटरनल में वो उसी पेज के अंदर आप बार बार भी यूज कर सकते हैं। ये इसका आपके पास सिंपली लिखने का तरीका है। आपने यहाँ पर हेड के बाद स्टाइल टैग ओपन करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर बता देना है कि आप इसके ऊपर क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, यहाँ से हमने अपना स्टाइल का टैग ओपन कर लिया। तो ये हमारा स्टाइल का टैग हुआ ओपन यहाँ से। और इस स्टाइल के टैग के अंदर जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि हम जैसे कि अगर हम H2 के लिए या चले H1 के लिए ही स्टाइल दे रहे हैं तो H1 हमारा अब क्या हो गया यहाँ पर सिलेक्टर, H1 क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको क्या सेट करनी है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज कॉलन, उसके बाद आपने ये दिया इसका फॉन्ट साइज कर दो 100 पिक्सल्स। कितना कर दो, 100 पिक्सल्स हमने इसका साइज कर दिया। रिफ्रेश करते तो देखिए इसका साइज क्या हो गया, 100 पिक्सल्स हो गया। 100 पिक्सल इज द वैल्यू और ये आपके पास प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम एक ही जो हमारे पास एलिमेंट होता है या सिलेक्टर होता है उसके ऊपर हम एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो सिंगल अप्लाई किए ना, तो अगर मैं यहाँ पर आके इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, तो एक चीज़ तो आपको क्या रखनी है कि यहाँ पर देखिए जब भी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी दे दी। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये होती है कि जो आपकी CSS होती है उनमें प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है। सबसे हाई लेवल प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनलाइन लगाया हुआ है ना रेड,
तो क्या होता है, पहले तो पेज स्टार्ट से रन होना स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट से रन हुआ तो उसने कलर ग्रीन कर दिया H1 का, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो फिर से स्टाइल लगा हुआ था, तो स्टाइल क्या लगा हुआ था, रेड, तो ये ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, इसको रेड कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला अप्लाई हो जाए कलर, तो आप यहाँ से इनलाइन CSS को हटाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब ग्रीन हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि प्रायोरिटी लेवल्स होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, प्रायोरिटी लेवल्स होते हैं, और प्रायोरिटी लेवल्स आपके ये डिफाइन करते हैं कि आपके पास किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किस CSS की। तो सबसे लीस्ट जो आपके पास प्रायोरिटी होती है वो आपकी एक्सटर्नल की होती है, उसके बाद आपकी इंटरनल की होती है, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की होती है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पूरे स्टाइल्स डिफाइन कर दिए एक्सटर्नल फाइल के अंदर, अब आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे एक छोटा सा चेंज करना है, तो वहां पर आप इनलाइन यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी प्योरिटी क्या हो जाती है, हाई होती है, इस वजह से वो वहीं पर एप्लीकेबल हो जाता है। मोस्टली यूज हम एक्सटर्नल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह से हम दो सिलेक्टर्स हैं, मतलब एक सिलेक्टर को दो प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं, इसी तरीके से दो सिलेक्टर्स को भी हम प्रॉपर्टी इस तरह से दे सकते हैं। यानी अब हमने कह दिया H1 और P पे ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर आके एक P टैग बना दें नीचे, ठीक है। अब आपने ये बना दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश करें तो ये नीचे। तो अब आपके पास H1 पे भी, ठीक है, और आपके पैराग्राफ टैग पे, दोनों पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, क्योंकि H1 की अपनी भी फॉर्मेटिंग है, बोल्ड होता है वो, इस वजह से ये थोड़ा बोल्ड आ रहा है और ये थोड़ा सा बोल्ड नहीं आ रहा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा चलें, लास्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वो है आपके पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS जो है वो आपके पास एक सेपरेट फाइल में आप डिफाइन करते हैं, जिसको हम CSS की एक्सटेंशन के साथ क्या करवाते हैं, सेव करवाते हैं। एक्सटर्नल CSS आर वाइडली यूज्ड टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट लुक अक्रॉस द वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपको पता है कि हर वेबसाइट के अंदर एक ही तरीके का कलर भी यूज हो रहा होता है और फॉन्ट भी एक जैसा यूज हो रहा होता है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कौन सी यूज करेंगे, कौन सी वाली, इंटरनल वाली यूज करेंगे, तो हर पेज पे जाके मुझे क्या कराना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा CSS का कोड, और हो सकता है CSS का कोड हमारा जो है 1000 लाइन्स का हो, 1000 मतलब 2000 लाइन्स का हो, तो क्या मैं बार बार जाके सारे स्टाइल हर पेज पे कॉपी करूंगा? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना सारा कोड CSS का लिख देते हैं, और फिर उस सेपरेट वाली फाइल को हम क्या करवाते हैं, उस पेज के अंदर जहां पर हमें CSS रिक्वायर्ड होती है, वहां पर हम उसको क्या करवा देते हैं, इंक्लूड करा देते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि हम ज्यादातर एक्सटर्नल CSS को यूटिलाइज करते हैं। वरना हमारे पास देखें, काम हमारा इंटरनल से भी हो रहा है, काम हमारा इनलाइन CSS से भी हो रहा है, बट हम यूज किसको ज्यादा प्रेफर करवा रहे हैं, एक्सटर्नल को। क्योंकि देखें, अगर हमने अब इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। लेट्स से कि हमारी एक वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट पूरी बन गई, उसमें 10 पेजेस थे, हर पेज पे आपने जो है इंटरनल CSS यूज कर लिया। अब आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई कि आपने जो कलर यूज़ किया है ना ब्लैक, हमें तो ग्रीन यूज़ करना था, और ग्रीन की जगह हमें इसका फॉन्ट का साइज जो है ना वो 50 पिक्सल्स रखना था, आपने 80 पिक्सल्स रख दिया है। तो अब क्या होगा, 10 पेजेस पे जाके स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटर्नल CSS यूज़ की होती तो आप कहाँ पर चेंज करते, एक्सटर्नल फाइल में चेंज करते, बाकी पेज पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो ये भी एक बेनिफिट है किसका, एक्सटर्नल CSS का। लिखने का तरीका बहुत आसान है, एक नई फाइल बनाएंगे CSS के नाम से, उसको CSS से सेव करेंगे, ठीक है। और लिंक का टैग यूज होता है, ये याद हो अगर हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको एक लिंक का टैग बताया था कि जब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS को यूज करेंगे तो हम लिंकिंग करेंगे। तो लिंक के टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेशन,
कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, तो हमने कहा स्टाइल शीट, टाइप क्या है, टेक्स्ट CSS है, और हाइपर रेफरेंस के अंदर हम वही बताते हैं कि ये CSS की फाइल कहाँ पर मौजूद है। तो अब हम इसको बना के देखते हैं कि हम किस तरह से एक्सटर्नल CSS को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं जाता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, Ctrl+S करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ style.css। मैंने क्या नाम दे दिया, style.css नाम दे दिया। अब इसमें मुझे कुछ HTML का कोड नहीं लिखना है, इसमें तो सिर्फ CSS का कोड लिखना है। CSS का कोड क्या कहता है, सिलेक्टर और कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टीज और वैल्यूज बनानी है। मैंने कहा H1, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी। तो चले मैं यहाँ से H1 की जगह इसको दे देता हूँ P, क्या दे देते हैं, और बॉडी का हम कलर कर देते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कॉलन कलर, और बैकग्राउंड का कलर हम कर देते हैं यहाँ से आके क्या करें, येलो कर देते हैं फिलहाल। ओके, येलो हमने इसका कलर कर दिया, और यहाँ पर आके पी टैग के अंदर पी टैग का कलर मैंने कर दिया ग्रीन। क्या कर, ओ ग्रीन तो हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर, तो हम इधर कर देते हैं रेड। तो मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई, एक्सटर्नल CSS की फाइल के अंदर दो एलिमेंट्स यूज किए, उनको प्रॉपर्टीज असाइन की। बट अब जब इसको मुझे यूज करना है, तो यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वाला जो हमारा पेज था जिसमें मैंने क्या किया है, एक काम कर लेते हैं, उसको भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर आकर मुझे क्या करवाना है, लिंक करवाना है CSS को। तो मैं यहाँ पर आके लिंक का टैग यूज करूंगा, और इस लिंक के टैग के अंदर सबसे पहली चीज तो आप हाइपर रेफरेंस डिफाइन कर दें, जिसमें आप बोल दें फाइल का नाम है style.css रिलेशन, उसके अंदर आप दे दें स्टाइल शीट, और साथ में आगे यहाँ पर आपने लिख दिया टाइप। तो टाइप आपकी क्या है, text/css। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है, देख लेते हैं। अच्छा, लिंक का टैग जो है वो आपके पास आपको गलती क्या की है, क्या हुआ, हाँ यही गलती है। ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं खत्म। अच्छा, ये हमें कहाँ देना था, स्टाइल के टैग से पहले देना है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया, और उसके बाद अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास बैकग्राउंड पे कलर क्या आ गया, येलो आ गया। बट आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, जो हमने स्टाइल पी टैग का कलर क्या किया था, रेड किया था, पर रेड क्यों नहीं हुआ, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। पहले इस पे लगा हुआ है ग्रीन, ठीक है। अगर आप देखें तो अब सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आपकी एक्सटर्नल शीट की हो गई, एक्सटर्नल शीट की हो गई ना, क्योंकि एक्सटर्नल शीट पहले रन हो गई, उसके बाद आपके पास ग्रीन आ गया। ठीक है, अगर मैं अभी फिलहाल इसको Ctrl+X करता हूँ और सेव करता हूँ, अभी आप देखिएगा कलर क्या आ रहा है, ब्लैक। उसका ब्लैक हो गया क्योंकि ग्रीन वाली प्रॉपर्टी हटा दी, और इसका रेड हो गया। ये कहाँ से आ रहा है, रेड कहाँ से हो रहा है, एक्सटर्नल से हो रहा है। अच्छा, एक और चीज ये करते हैं, Ctrl+Z करते हैं, और हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा लिंक टैग आ रहा है ना, ये जो लिंक टैग है, इस स्टाइल के टैग के बाद ऐड कराते हैं, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो रिफ्रेश करते हैं इसको, ये तब भी आपके पास क्या हो गया। अब आप देखें, अब पहले क्योंकि ये रन हुआ है, तो पहले पी टैग की वैल्यू क्या हो गई, ग्रीन हो गई, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, इधर से रेड हो गई। तो ये जो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल है ना, इनका जो ऑर्डर होता है
वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा आपके एलिमेंट के ऊपर। ये किसके केस के अंदर है? इंटरनल और एक्सटर्नल के केस के अंदर। बट इनलाइन के अंदर आपके पास, क्योंकि जो इनलाइन है वो लास्ट में ऐड होगा, तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, उसी पे वो स्टाइल एप्लीकेबल होगा और उसकी प्योरिटी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा।